मोदी ने दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख हाईवे परियोजनाओं की दी सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। धन्यवाद एवं विकास रैली में निर्वाणा पहुंचे मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं का हुआ अभिनंदन। किसानों और सैनिकों के परिश्रम और योगदान को भी किया गया सम्मान पूर्वक याद। विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता। करनाल भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गिनवाई केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां। कांग्रेस पर फर्जी वोटिंग और घुसपैठ को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। और हरियाणा में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बिजली गिरने की स्थिति में पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सलाह। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी को जाम से राहत दिलाने और सफर को और तेज व आसान बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रोहिणी सेक्टर 37 में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दिल्ली वासियों को इन 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार मार्ग UER का दूसरा खंड शामिल है। द्वारका एक्सप्रेसवे के 10 किलोमीटर से अधिक लंबे दिल्ली खंड को 5,360 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इससे यशोभूमि, दिल्ली मेट्रो की ब्लू और ऑरेंज लाइनों, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन तथा द्वारका क्लस्टर बस डिपो के बीच आवाजाही सुगम होगी। शहरी विस्तार मार्ग 2 के तहत अलीपुर से ढिंचाऊ कला को बहादुरगढ़ और सोनीपत से जोड़ा गया है। इस खंड का निर्माण 5,580 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इससे दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड के साथ साथ मुकरबा चौक, धुला कुआं और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के बीच यातायात बेहतर होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे NCR के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली NCR के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज का दिन विशेष रूप से हमारे विभाग के लिए अभिमान का विषय है। ये जो 6 परियोजनाएं 2001 से प्रस्तावित हैं, उन्हें हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से पूरा कर लिया गया है। इन परियोजनाओं से दिल्ली और हरियाणा के लोगों को काफी लाभ होगा। आदि दिल्ली को जाम से मुक्ति मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है कि पहले स्टेज में हमने 65,000 करोड़ की लागत से काम शुरू किए। आज 48,000 करोड़ रुपए के काम पूरे हुए। दिल्ली में आने वाली भारी यातायात को डाइवर्ट किया गया। बाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए अर्पित किया, इसमें कम से कम 4 घंटे मेरठ से दिल्ली आने के लिए लगते थे, आज 45 मिनट में हो गया। ये दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली NCR के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। अगर मैं ये कहूंगा कि दिल्ली की 50% ट्रैफिक जाम की समस्या ये UR2 और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण अगर कम होगी तो मुझे लगता है आश्चर्य नहीं होगा। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन न सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि पूरे उत्तरी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और यादगार है, जिसे सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज
किया जाएगा। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को हर दिशा में आगे बढ़ाने के लिए असाधारण विचार दिए हैं। आप सिर्फ नारों और जयकारों में नहीं बल्कि असलियत में विकास पुरुष हैं। आपने विपक्ष की छोटी राजनीति के बावजूद दिल्ली के लोगों को कभी भी सस्ती राजनीति का शिकार नहीं होने दिया। का दिन ये हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक और यादगार दिन है। यह दिन हरियाणा और विशेषकर एनसीआर के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये दर्ज होगा। मैं अपनी ओर से और हरियाणा प्रदेश के 2,40,00,000 जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी आपका दिल से हृदय से मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्र के इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आपके द्वारा विकास की एक नई सौगात मिलने जा रही है। मैं दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने विपक्ष की घटिया राजनीति के बावजूद भी कभी दिल्ली की जनता को ओछी राजनीति का शिकार नहीं बनने दिया। मुझे याद है किस प्रकार से पिछली सरकारें अपनी तुच्छ और संकीर्ण राजनीति के चलते बार बार केंद्र के द्वारा आपके द्वारा दी जा रही मदद को ठुकराती थी। हरियाणा के निर्वाणा में आयोजित एक भव्य धन्यवाद एवं विकास रैली का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृष्ण बेदी, भगत राम, बलवान सहित अन्य स्थानीय नेताओं की उपस्थिति रही, जिन्होंने आयोजन में अहम भूमिका निभाई। समारोह में किसानों और सैनिकों के परिश्रम और योगदान को भी सम्मान पूर्वक याद किया गया। मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संबोधन में हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 2 नए 4 लेन हाईवे दिल्ली एयरपोर्ट को सोनीपत और बहादुरगढ़ से जोड़ेंगे। साथ ही 2,000 करोड़ की अन्य परियोजनाओं की नींव भी रखी गई है। कार्यक्रम में रणबीर गंगवा, सुभाष बराला, कृष्ण कुमार मिड्डा समेत कई स्थानीय नेताओं को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने जनता को त्योहारों की शुभकामनाएं दी और कहा कि निर्वाणा समेत पूरे हरियाणा में विकास की गति तेज होगी। पूरे समारोह में जोश और उत्साह की झलक दिखाई दी। और उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दिल्ली के साथ साथ हरियाणा को भी दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को 2 और 4 लेन, एक दिल्ली से एयरपोर्ट से लेकर के सोनीपत को जोड़ेगा और दूसरा दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के बहादुरगढ़ को जोड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज विकास की गति को और तेज करते हुए 11,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन किए हैं। और मुझे खुशी है कि अब उनके उद्घाटन करने से और जो 2,000 करोड़ रुपए के उन्होंने ये शिलान्यास के कार्यक्रम रखे हैं, जो समय है दिल्ली से अगर कटरा जाएंगे तो 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में भाजपा जिला कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के हित के लिए लिए गए फैसले, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, 3 तलाक कानून और आरक्षण बढ़ोतरी को प्रमुख उपलब्धियां बताया। मनोहर लाल ने कांग्रेस पर फर्जी वोटिंग और घुसपैठ को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने हाल की आपराधिक घटनाओं पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया और कहा कि केंद्र में मोदी व राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे। देश के नाते से बहुत से ऐसे विषय हैं जो देश पहले बाकी सब बाद में, इस विषय को लेकर के मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों का विषय निकाला था। चाहे उसमें फार्मर के इंटरेस्ट में हो, युवाओं के हित में हो, महिलाओं के हित में हो,
देश के हित में बहुत से ऐसे प्रावधान 370 को खत्म किया है। महिलाओं में 3 तलाक की बात है, 25-33% के आरक्षण का विषय है। चोरी का नाम जो लेते हैं, तो वोट चोरी तो उन्होंने की है आज तक। घुसपैठिए लोगों के वोट लेने के लिए इतने वो लालायत हैं कि जो वोटर लिस्ट हर 20 साल के बाद चुनाव आयोग जिसको एक प्रकार से शुद्ध करती है, उसमें गलत नाम निकालती है, उसके ऊपर शोरगुल उनका क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे वोटर उन्हीं के हैं। ये तो ऐसा जैसे चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर मचाए शोर, उस प्रकार का विषय है। और ये जितना ज्यादा बोलेंगे जनता उतनी ही ज्यादा जागरूक होगी। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन हरियाणा के 8वां स्थापना दिवस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष करनाल पहुंचे। इस दौरान हरविंदर कल्याण ने कहा कि क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड संस्था राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। ये समाज के उस वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करती है जो दृष्टिहीन है और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो दृष्टिहीन होता है उसके लिए व्यवस्थाएं अलग तरह से होती हैं। ये संस्थाएं ऐसी व्यवस्थाओं को करने का काम करती हैं जो एक बहुत बड़ा कार्य है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में करनाल में भी दृष्टिहीन क्रिकेट खेल का आयोजन होगा। उससे संबंधित कुछ विषय आए हैं जिन्हें राज्य सरकार के समक्ष रखूंगा। ये एक संस्था जो प्रदेश स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है, और एक ऐसी संस्था जो समाज के उस वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करती है जो हमारे ब्लाइंड लोग हैं। उनमें से जो खेल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो आगे उस खेल में बढ़ सके, क्योंकि जब दृष्टिहीन कोई व्यक्ति होगा उनके लिए व्यवस्थाएं अलग तरीके से होती हैं, और ऐसी व्यवस्थाओं को ये ऑर्गेनाइजेशन करने का काम करती है। आने वाले दिनों में ब्लाइंड जो प्लेयर्स हैं उनकी क्रिकेट टूर्नामेंट करनाल में हो, ऐसा विषय भी यहाँ पर आया है, और कुछ सरकार से संबंधित कुछ विषय भी आए हैं जिनको मैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ टेकअप करूँगा। लगातार हमने मैच खेले हैं, बच्चों को तैयार किया है। हमें आश्वासन दिया है कि हम आगे इस संस्था को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करवाएंगे, बजटरी सपोर्ट देंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाइंड बच्चों को क्रिकेट में पारंगत कर सकें। भिवानी जिला के सिंघानी में महिला अध्यापिका मनीषा हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी के चलते काम में कोताही बरतने वाले 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया तथा भिवानी के पुलिस अधीक्षक को रातों रात तबादला किया गया। ये बात हरियाणा के सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। है और जो भी अपराधी उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मेरी बात, किरण जी की बात स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई इस विषय में, और आपको पता है कि एसपी यहाँ पे तमाम जो प्रशासन है उसको बदला गया है। पुलिस फोर्स के अंदर एसपी रातों रात बदले गए, 5 अधिकारी जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। तो ये तमाम जो चीजें स्वयं मुख्यमंत्री जी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। भिवानी में श्रुति चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार के विभिन्न नीतियों की चर्चा कार्यकर्ताओं से की। इस मौके पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि भूमिगत पानी रिचार्ज को लेकर सिंचाई विभाग बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है ताकि भविष्य में पानी की कमी से लोगों को ना जूझना पड़े। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की 26,000 आंगनबाड़ियों के माध्यम से महिलाओं व बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 4,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला गया है। अर्बन तथा सब अर्बन में आंगनबाड़ी केंद्रों व क्रेच को अपग्रेड किया जा रहा है। कंजर्वेशन में किस तरीके से हमने पानी के प्रति, रिचार्जिंग के प्रति काम करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो पानी है वो जल बचाव हम कर सके, और ताकि आगे लोगों को हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में दिक्कत ना आए। ये सारे की सारे पोषण के प्रति, जो न्यूट्रिशन के प्रति, हमारे बच्चे जो हैं, हमारी जो महिलाएं जो हैं, उनका अच्छा पोषण हो, और खास तौर पे जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब स्किम्ड मिल्क है वो फोर्टिफाइड तरीके से, ये मुख्यमंत्री
दूध उपहार योजना है, जिसके तहत खीर दी जाती है, स्किम्ड मिल्क दिया जाता है हफ्ते में 2 बार, जिसके तहत हमारे बच्चों को पोषण पूर्ण रूप से, जो आंगनबाड़ी में के तहत सबको पोषण मिले। तो ये सारी चीजें उसके प्रति है। इसके अलावा 4000 जो आंगनबाड़ीज हैं उनको प्ले स्कूल में अपग्रेड किया गया है। भारत को हरा भरा बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक पेड़ मां के नाम मुहिम की शुरुआत की गई थी। इसी कड़ी में अंबाला में आज वन विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। उन्होंने इस दौरान ऐलान किया कि अब हर वार्ड में और ग्रामीण इलाकों में जरूरत के अनुसार पेड़ लगाए जाएंगे और जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार इन पेड़ों की रक्षा भी की जाएगी। एक पेड़ मां के नाम, मोदी जी के एक एक शब्द और वाक्य का गहरा अर्थ होता है। मां के नाम यानी जैसा मां से स्नेह मिलता है, जैसा मां के साथ प्यार होता है, वैसा ही उन्होंने कहा कि पेड़ों के साथ भी हमें वैसा ही स्नेह करना चाहिए। और जैसे मां जन्म देती है, पालन पोषण करती है और रक्षा करती है, उसी प्रकार से हमें भी इन पेड़ों को उगाना चाहिए, इनका पालन पोषण करना चाहिए और इनको अगर कोई डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उससे रक्षा भी करनी चाहिए। हमने हर वार्ड में, हर गांव में आवश्यकता अनुसार जहां जहां पर जितना है हम उतने लगा रहे हैं। पंचकुला में भाजपा की नवगठित कार्यकारिणी की बैठक में पहुंची राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अलग अलग सत्र के तहत सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और भाजपा अध्यक्ष अजय मित्तल की अध्यक्षता में कई विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई और कैसे अच्छे नेता व वक्ता बने उसको लेकर चर्चा की। वोट चोरी को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर बोलते हुए रेखा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। वोट चोरी तब होती थी जब ये डिब्बे चोरी कर लिया करते थे। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को बिहार में अपनी हार नजर आ रही है और बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी हार नजर आ रही है, तभी इस तरह के ताने बाने बुने जा रहे हैं। एक तो झूठ बोल रहे हैं ये लोग। कोई वोट चोरी वो होती थी जब ये डब्बे चोरी कर लिया करते थे, उठा लिया करते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक तो है पूरा उसका, मुझे नहीं लगता कि फुल प्रूफ मशीन्स हैं, उसमें कोई भी चोरी नहीं कर सकता। हम सारे लोगों को इलेक्शन से पहले बताया जाता है कि किस प्रकार ये सील है, कैसे सील खुलती है, और ये आजकल ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो जमाना गया कि आप पूरे के पूरी गाड़ी गायब कर लो वो डब्बों से भरी हुई। कालका विधानसभा से विधायक शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे और उसको लेकर सभी संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऑलरेडी मजबूत है और इसको और सशक्त करने की दिशा में हम चल रहे हैं, क्योंकि हर वर्ग को हम साथ जोड़ रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं और इतनी सारी जो सरकार की योजनाएं हैं हम उनका बखान कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ता से बता रहे हैं कि हर जन जन तक जाकर वो इनका जो सरकार की योजनाएं उनको पहुंचाए, ताकि सारे लोग इस चीज़ों का लाभ उठा सकें। भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने कहा कि हाल ही में बनी भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक की गई और सभी सदस्यों के साथ चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि ये बैठक हर 3 महीने बाद की जाती है और भाजपा द्वारा प्रदेश, जिला और मंडल कार्यकारिणी की बैठक समय समय पर की जाती है। अच्छी बैठक थी आज। काफ़ी जो हमने सदस्य नए बनाए थे, कार्यकारिणी सदस्य की घोषणा भी हमने कल करी थी, वो सदस्य भी यहाँ पे पहुँचे और हमारे जो शेष नेतृत्व है उनका भी आज हमें मार्गदर्शन मिला और उस मार्गदर्शन में हमारे सारे कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग जो होती है, जो हमें आगे हमें चलकर क्या काम करने हैं, क्या दायित्व को, जिस दायित्व को मिला है उस दायित्व को कैसे निभाना है, इसके बारे में हमारे शहीद मदनलाल ढींगरा के बलिदान दिवस पर आज कैथल में पंजाबी वेलफेयर सभा द्वारा 12वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस रक्तदान शिविर में लोगों ने बड़े उत्साह से रक्तदान किया।
अमर शहीद मदनलाल ढींगरा स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैथल के भाजपा नेता सुरेश गर्ग और शहर में नागरिकों ने अमर शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भाजपा नेता सुरेश गर्ग ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर सम्मानित किया और प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं में देशभक्ति और मानवता की भावना देखने को मिली। रक्तदान करना एक शहीद की श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, बहुत अच्छी श्रद्धांजलि है। और पंजाबी समाज की अनेक संस्थाएं समाज सेवा के कार्य में लगी हुई हैं। हमारा शहर 36 बिरादरी के सहयोग से मिलजुल करके अच्छी तरक्की कर रहे हैं। 94 से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। साल में 2 या 3 बार ब्लड डोनेट करता हूँ। 50 टाइम्स मेरा ब्लड डोनेट हो गया है। और ब्लड देने से पहले की और बाद की सोच में भी मुझे बड़ा डिफरेंस लगता है। ब्लड देने से पहले मेरी सोच कुछ और थी और अब मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैंने ब्लड दिया है। जो युवा रक्त दान करते हैं या रक्त देते हैं, उनसे एक तो लोगों के रक्षा, उनके जीवन या हमारा जो रक्त है लोगों की रक्षा, जीवन बचाने का काम आता है। लोग जानते हैं कि रक्तदान करना कितना जरूरी है, क्योंकि इस रक्तदान से कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मदनलाल ढींगरा जी ने अपनी छोटी सी आयु के अंदर आज़ादी के लिए जो श्रद्धांजलि दी, उनको मेरे हिसाब से इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई और हो नहीं सकती। और आज यहाँ पर हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य में कई हिस्सों में 19 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है, जबकि चंडीगढ़ और हरियाणा में भी कल तक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं हरियाणा के 8 जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी है। लगातार हो रही बारिश से यमुनानगर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सोम और पथराला नदियां उफान पर हैं। हरियाणा के घरोंडा, असंध, कैथल, नारायणगढ़, पंचकूला, पिहोवा, शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और कालका इलाकों में तेज बारिश का अनुमान है। बहादुरगढ़, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद और कैथल जैसे इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई गंभीर चेतावनी नहीं है, लेकिन अचानक मौसम बदलने पर सतर्क रहना जरूरी है। कुछ स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। प्रशासन ने यात्रियों और आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और बिजली गिरने की स्थिति में पेड़ों के नीचे शरण न लेने की सलाह दी है। यमुनानगर में स्थित हथनीकुंड बैराज पर यमुना पिछले 1.5 महीने से शांत दिखी, लेकिन आज पहाड़ी इलाकों में हुई भारी वर्षा के चलते यमुना उफान पर आई और हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट सायरन बजने के बाद खोल दिए गए। लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे यमुना से दूर रहें। इस चेतावनी के बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में हो रही इस वर्षा के चलते हथनीकुंड बैराज से 1,16,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सीजन में पहली बार बैराज के सभी 18 गेट खोले गए हैं और नहरों को पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। अभी तक पूरे मानसून में एक बार भी बैराज के 1 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज नहीं हुआ था। जब ये पानी 23,896 24,000 क्यूसेक के करीब आया तो पुल के ऊपर से थोड़ा सा पानी गया। अभी वो ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अभी पानी वो 6-7 हज़ार क्यूसेक रह गया। 5 बजे के बाद रिवर यमुना में पानी बढ़ना शुरू हुआ था और अभी यदि मैं रिसेंटली बात करूं तो हमारा पानी 1,16,17,000 क्यूसेक के करीब हो गया और हम अपने सारे जो गाइडलाइंस हैं, चैनल्स की सप्लाई बंद करके पानी को सारे का सारा नीचे रिवर में डाइवर्ट कर दिया गया है। जैसे ही 1 लाख क्रॉस हुआ तो हमने वहाँ पर उसका सायरन बजाकर 3 बार अच्छे से, ताकि लोग उसको अलर्ट हो जाएं। सायरन की साउंड भी हमारी तकरीबन 4-5 किलोमीटर तक जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन को हम इमीडिएटली इंटीमेट कर देते हैं ताकि नीचे वाले एरिए में जितने भी सरपंच हैं, गाँव वाले हैं, उनको थोड़ा बता दें कोई रिवर के पास ना जाए, जिसे भी। यमुना नदी में बने दिल्ली ओखला बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद फरीदाबाद के निचले इलाकों में लगातार पानी का जलस्तर खतरे के निशान से भी ऊपर आ चुका है। आज यमुनानगर हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ 1,16,000 क्यूसेक पानी डाइवर्ट कर दिया गया, जो अगले 72 घंटों में दिल्ली से निकले हुए फरीदाबाद पहुंचेगा।
जानकारी के अनुसार हथनी कुंड से डाइवर्ट किए गए पानी को लेकर दिल्ली सिंचाई विभाग को सूचित किया गया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में हर साल जब भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता है तो सबसे पहले बसंतपुर गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉलोनी यमुना की तलहटी में बसाई गई है। फिलहाल यहां पर प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए हैं और जिला प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है और नियंत्रण बनाए रखने के लिए सिंचाई विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं मौके पर एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम टीमें डटी हुई हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछली बार प्रशासन की चेतावनी के बावजूद लोगों ने घर खाली नहीं किए थे, जिसके चलते यमुना का पानी लोगों के घरों में घुस गया था और नाव के माध्यम से लोगों को बाहर निकाला गया था। इसमें लोगों के सामान का काफी भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार लोगों ने घर छोड़ दिए हैं और कहीं और किराए पर या फिर सरकारी स्कूलों में डेरा डाल दिया है। डूब गए थे पूरा एकदम, यहाँ आ ही नहीं सकते थे। अभी जो दिख रहा है इतना ही 6 फुट होगा, मतलब यहाँ भी डूब जाएंगे, यहाँ जाएंगे ना तो फिर डूब जाएंगे। अभी 6 से 7 फुट हो गया पानी है? हाँ जी अभी भी जी। तो क्या लगता है कि रात में और बढ़ जाएगा? बोला हुआ है कि बढ़ सकता है। मॉडलिंग को जैसे जैसे पानी बढ़ते गया तब वैसे वैसे खाली करते गए। ये रात को जी 9-10 बजे के करीब आया था पानी। अच्छा। पूरा पानी, और अब सुबह के टाइम ये ज़्यादा बढ़ गया। अभी बहुत परेशानी हो रही है। हाँ जी, पहले बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। पानी उतरता है, सब घर छोड़ के अपना वहाँ पे आ जाते हैं, पुश्ते पे कोई किराए पे ले लेता है 2-4 दिन के लिए। ये तो बोल रहे हैं कि पानी और आ सकता है। साल नुकसान होता है। सब्जी के खेत करते हैं, सब्जी के बारे करते हैं। अब सब्जी तो इसमें कम से कम 1 लाख का नुकसान हो गया, तभी बाढ़ आ जाती है। हरियाणा के गुरुग्राम में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 5:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ करीब 25 राउंड फायरिंग की है। वारदात के दौरान एल्विश यादव की मां सुषमा यादव घर पर मौजूद थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। सेक्टर 56 की थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमले में एल्विश के घर की बैल्कनी, दीवारों, खिड़की और दरवाजों पर गोलियां लगी हैं। फायरिंग की ये वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने डीवीआर कब्जे में ले ली है। एल्विश के घर के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इस मामले में एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव का कहना है कि जिस समय फायरिंग हुई थी वो सो रहे थे। उनका कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उन्हें वारदात से पहले कोई धमकी आदि मिली। बात है कि ना तो हमारे पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जेल में बंद हरियाणा के हिसार जिले के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ एसआईटी ने 2500 पन्नों की रिपोर्ट के साथ चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में एसआईटी ने ज्योति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में पाक उच्चायुक्त में तैनात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश सहित कई आईएसआई एजेंटों से हुई बातचीत को साक्ष्यों का आधार बनाया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ज्योति ने पाकिस्तान के साथ सहानुभूति जताई। उसे भी सबूत के साथ पुलिस ने चार्जशीट में आधार बनाया है। आरोपी के वकील का कहना है कि अभी उन्हें चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है। ज्योति को सोमवार अदालत में पेश किया जाएगा। अगस्त को 90 दिन पूरे हो गए थे और ये पुलिस के लिए लास्ट दिन था चार्जशीट फाइल करने का। जज साहब ने इसमें 18 अगस्त को अपीयरेंस के लिए डेट लगाई है, यानी कि इसमें वो अपीयरेंस वीसी से भी हो सकती है और लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये लगता है कि ज्योति मल्होत्रा को प्रोडक्शन वारंट पे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में वो चार्जशीट की कॉपी क्योंकि अक्यूज को देते हैं एज पर लॉ। भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 47% की वृद्धि दर्ज की गई है, जहां बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $8.43 अरब रहा। वहीं चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह निर्यात बढ़कर $12.4 अरब हो गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि ये मेक इन इंडिया अभियान की एक सुखद सफलता की कहानी है, जिसमें देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।
उन्होंने कहा कि 2014-15 में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन मात्र 31 अरब डॉलर था, वहीं अब ये बढ़कर 133 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस एक दशक की यात्रा भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए। परिणाम स्वरूप 2014 में हमारे पास केवल 2 विनिर्माण इकाइयां थी, जो आज बढ़कर 300 से अधिक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक समय मोबाइल आयातक हुआ करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर पैदा किए गए हैं। सोलर मॉड्यूल, नेटवर्किंग डिवाइसेस, चार्जर, अडॉप्टर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों जैसे उत्पादों ने भी भारत के निर्यात को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।